आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th बोर्ड के फिजिक्स का 2015 का पेपर, बिहार बोर्ड का। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो बिहार बोर्ड जो है ना, वो हर एक साल क्वेश्चन को रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है क्वेश्चन को। तो हमारे लिए क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ साथ देखते जाइए, और सबका सॉल्यूशन बहुत आसान तरीका से किया गया है, आप देखिए। ठीक है, और अपने बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट charges having magnitude 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb separated by a distance 2.4 into 10 to the power minus 10 मीटर इज। कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, दो इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्या? दो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो अपोजिट चार्ज वाला है। क्या? अपोजिट चार्ज वाला है। ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड जो है ना, जो अपोजिट चार्ज है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। क्या? एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। तो इसका जो प्लस वाला चार्ज ये दिया गया है और माइनस का चार्ज क्या ये दिया गया है, और बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस दिया गया है। तो आपको क्या करना है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू, मतलब कोई एनी चार्ज इनटू जो इसका डिस्टेंस है 12 दिया गया है वो। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इक्वल टू कोई हम चार्ज एक ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक चार्ज हम ले लेते हैं। क्या? एक प्लस वाला चार्ज हम ले लेते हैं। इस सारा ये चार्ज दिया गया, ये चार्ज हम ले लेते हैं। ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम ले लेते हैं। ठीक है, हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस हमारा 2 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। ठीक है, कितना? इतना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या है? इसको और इसको गुना कर देते हैं, तो हमारा इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 768 इंटू क्या आ जाएगा हमारा? 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? माइनस 29। ठीक है, इतना हमारा आ जाता है। कितना आता है? इतना। आंसर बी होगा। क्या होगा आंसर? बी। क्या? आंसर बी। क्या? हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा आगे कह रहा है कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराडे कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप? बिग ड्रॉप का कैपेसिटी मतलब इंटेंसिटी निकालना है इसका। क्या करना है? बिग ड्रॉप का कैपेसिटी इंटेंसिटी निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि 64 कितना? 64 ड्रॉप मिलकर के एक ड्रॉप बनाता है। क्या? एक बड़ा ड्रॉप बनाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। सी डैश इक्वल टू जो होता है हमारा एन होता है, इसका पावर 1/3 होता है, और ये इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमारा सी डैश इक्वल टू कितना? ये एन कितना दिया गया हमारा? 64। कितना? 64 कितना मूल है? 64 1/3। और जो हमारा इंटेंसिटी कितना है? 5 माइक्रोफैराडे। कितना? 5 माइक्रोफैराडे। और हमारा इसका कितना होता है? 1/3, इसका होता है 4। सब में बहुत आसान है, हम लोग 6-7 में पढ़ाई करते थे। ठीक है, इंटू 5 माइक्रोफैराडे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराडे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है, 20 माइक्रोफैराडे। क्या? 20 माइक्रोफैराडे। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। क्या अगला देखते हैं? अगला कहा जा रहा है किलो वाट आवर। क्या? किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ क्या? एनर्जी। ठीक है, अगला द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। क्या? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब जैसे आप 1 2 3 4 को जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से ऑल करंट को जोड़ा गया है। ऑल करंट को जोड़ा गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट में मतलब कितना होगा? मतलब इसका इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इसका वैल्यू होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता ही है। क्या पता है आपको? आप किसका रूल पढ़ रहे हैं? आप किरचॉफ का रूल पढ़ रहे हैं। किरचॉफ का रूल में क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी इज। डायमेंशन क्या होता है? ये होता है आपको डायमेंशन निकालने नहीं आता, बहुत ही आसान है, फार्मूला से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन जान करके। ठीक है, चलिए अगला इंडिपेंडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज। क्या? एलआर सर्किट जो होता है ना, एलआर सर्किट, उसका इंपेंडेंस निकालना मतलब रिजल्टेंट बीच का निकालना। ये ग्राफ आप देखिए होइएगा। ठीक है, इस ग्राफ में इसको क्या बोलते हैं हम? वीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीएल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग वीआर। क्या? वीआर। और बीच का जो हमारा रिजल्टेंट होता है, क्या होता है? बीच का रिजल्टेंट होता है क्या? इसको हम ई लेते हैं। क्या लेते हैं? हम ई लेते हैं। ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको डिटेल पढ़ाने नहीं जा रहे हैं हम, इसलिए बहुत शॉर्टकट तरीका से फार्मूला की सहायता से आपको ऑब्जेक्टिव बनवा रहे हैं। इसका जो फार्मूला होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर? ये वी एल का जो स्क्वायर होता है, और प्लस में क्या है? प्लस में वी आर का ही स्क्वायर होता है। बहुत ही आसान है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हमारा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखा जा सकता है, इसको वी एल को हम क्या लिख सकते हैं? आई, और जो एक्स एल का स्क्वायर, क्या? आई एक्स एल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं वी एल को, और वी आर को हम लिख सकते हैं आई आर का स्क्वायर। क्या? आई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है,
फिर हम ई इजकल टू क्या लिखेंगे, ई इजकल टू हम लिखेंगे क्या, हम क्या करते हैं इस आई को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, आई दोनों में कॉमन है, आई को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आई को जब हम बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा हमारा एक्स एल का स्क्वायर, क्या बचा हमारा एक्स एल का स्क्वायर बचा, प्लस में हम यहाँ आई तो निकाल चुके हैं तो बचा क्या यहाँ आर का स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर से हम ई इजकल टू क्या लिखते हैं, ई इजकल टू हम लिखते हैं आई तो आई है ही, यही हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स एल को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एल का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एक्स एल को हम डब्ल्यू एल का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस आर का आर ही स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हमारा आई का आई है ही, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये दोनों का स्क्वायर है ना, इसका जो होल स्क्वायर मतलब इस दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, जो डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो डायरेक्शन क्या होता है, तो पैरेलल होता है किसके, बी इंटू ई के, क्या बी का इंटू ई के। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स इन अ ग्लास स्लैब, क्या इंटर्स इन अ ग्लास स्लैब वेवलेंथ, तो अगर हमारा जो रे होता है ग्लास स्लैब के अंदर इंटर करता है वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है, क्या होता है वेवलेंथ डिक्रीज होता है, क्या होता है डिक्रीज होता है। और रिफ्लेक्शन के केस में, किसके केस में, रिफ्लेक्शन के केस में जो होता है, रिफ्लेक्शन के केस में क्या चेंज नहीं होता है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा आप लोग, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है एन से दिखाते हैं हम इसको, फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है वे क्या होता है रिफ्लेक्शन के केस में क्या चेंज नहीं होता है, क्या चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, जो वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वो क्या होता है 0 से 1, बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वुलन एक्सप्रेशन फॉर NOR गेटिज, क्या वुलन एक्सप्रेशन NOR गेटिज, NOR गेटिज क्या होता है हमारा, तो बहुत ही आसान है, क्या बहुत ही आसान है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ देता है बिहार बोर्ड। ठीक है, क्या होता है हमारा A प्लस बी वाई, वाई इसको हम वाई से दिखाते हैं। ठीक है, वाई से दिखाते हैं, हमारा क्या होता है A प्लस बी होता है, बहुत ही आसान है, रिपीट क्वेश्चन है, क्या है रिपीट क्वेश्चन है, क्या A प्लस बी इक्वल टू वाई। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, जो एक कंडक्टर है वो चार्ज है, क्या है कंडक्टर है एक, वो क्या है चार्ज है। ठीक है, तो उसका इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसका इंटेंसिटी है वो कैसा होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी उसका कैसा होता है, तो बहुत ही आसान है, परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस, जिसका सरफेस जो होता है ना उसके परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिज, क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिज कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 क्या होता है एफ माइनस एफ इनवर्स, क्या एफ मीटर इनवर्स, क्या एफ मीटर इनवर्स 8.85, क्या फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, परमिटिविटी पूछ रहा है फ्री स्पेस का, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एप्सिलॉन वेट का वैल्यू पूछ रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिज क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, बहुत मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, कोई डायरेक्ट ही उठा के डाल दिया गया है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8.85 इंटू 10⁻12 है मीटर इनवर्स, क्या मीटर इनवर्स। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला कहा जा रहा है कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कितना होता है, तो V²/R, कितना V²/R। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम किसको मेजर करते हैं, बताइए आप, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम किसको मेजर करते हैं, तो चार्ज को तो नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी नहीं करते, करंट को भी नहीं करते हैं, तो एनर्जी को करते हैं, क्या करते हैं हम एनर्जी को करते हैं, क्या करते हैं एनर्जी को करते हैं, किस चीज़ से करते हैं एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ क्या एनर्जी, क्या एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ, क्या लेंज लॉ जो है वो किस पर काम करता है, लेंज जो लॉ है वो किस पर काम करता है, तो लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्या एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, क्या एनर्जी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो हमारा फाइनल इमेज आता है वो कैसा आता है आपका, कैसा आता है, तो वर्चुअल और इन्वर्टेड, कैसा वर्चुअल और इन्वर्टेड आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज, कहा जा रहा है कि दो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, उसका फोकस को जोड़ दिया गया है, सम किया गया है, ऐड किया गया है, चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, दो कन्वर्जिंग जो फोकल लेंथ है लेंस का उसको ऐड करना है, इसको हम 1/f' ले लेते हैं और दो को जोड़ना है तो 1/f1 और एक और है 1/f2, इस दोनों को हमको जोड़ना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, 1/f' इक्वल टू क्या कर देना है हमको, इस दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या
पहले आ जाएगा 2/f, क्या 2/f आ जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा f डैश इजकल टू क्या आ जाएगा f/2, क्या f/2 आ जाएगा, ठीक है। f/2 क्या हो जाएगा f/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव सपोर्ट्स, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव किसको सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, तो पोलराइजेशन। ये बिल्कुल सीधे उठा कर पूछ दिया गया, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट पोलराइजेशन, क्या पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कलर ऑफ अ थीन फिल्म इज ड्यू टू, जो कलर होता है एक थीन फिल्म का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो आपको पता होगा, बिल्कुल ही आसान है, कितना मतलब कितना आसान है सोच सकते हैं, ठीक है। ये क्या 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कलर ऑफ अ थीन फिल्म इज ड्यू टू, क्या तो इंटरफेरेंस, क्या इंटरफेरेंस, क्या इंटरफेरेंस, याद कर लीजिए क्या इंटरफेरेंस, द कलर ऑफ थीन फिल्म इज ड्यू टू क्या इंटरफेरेंस, क्या इंटरफेरेंस, ठीक है। अगला, इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड द ईएमएफ देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, क्या तो देखते समझिए आप, इधर फाई इज द फेज डिफरेंस, क्या डायरेक्ट हो जाएगा कॉस फाई, क्या कॉस फाई, क्या कॉस फाई, क्या फैक्टर पूछ रहा है कॉस फाई, क्या कॉस फाई, ठीक है। कॉस फाई क्या हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज, क्या यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा हमारा क्या हेनरी, क्या हेनरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है क्या होता है वेबर, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, और हमारा सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है हेनरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, द वर्किंग ऑफ डायनेमो, द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो डायनेमो जो वर्क करती है, हमारी डायनेमो जो वर्क करती है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करती है, ठीक है, हमारा डायनेमो, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ एन ए सी इज रिप्रेजेंट आई, मतलब हमारा जो इक्वेशन है आई का मतलब करेंट का इक्वेशन दिया गया है इतना, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो करेंट का जो इक्वेशन दिया गया, क्या दिया गया, करेंट का हमारा इक्वेशन दिया गया, हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या निकालना है हमको, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक। आई इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है हमारा आई नोट साइन डब्लू हमारा टी होता है, ठीक है। आपको ध्यान दें यहाँ पर क्या, यहाँ डब्लू की जगह पर क्या है, ये 100 पाई, क्या है 100 पाई दिया गया है, ठीक है। तो हम अलग अलग कर ले, दोनों को बराबर कर ले, मतलब W इक्वल टू हमारा 100 पाई दिया गया है, क्या दिया गया हमारा 100 पाई दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि W को हम क्या लिख सकते हैं, वाट को हम क्या लिख सकते हैं, वाट को हम लिख सकते हैं क्या 2 पाई बाई टी, क्या 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। अगला हमारा क्या है, इधर 100 पाई है, तो हम पाई से पाई को 4 गियर में और 2 से 100 को क्या 50 में क्या किए उड़ा दिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/t इजकल टू 1/50 हो जाएगा हमारा। तो बहुत ही आसान तरीका से 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम देखो यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड इनवर्स, क्या टाइम पीरियड इनवर्स, तो क्या होगा यहाँ फ्रीक्वेंसी होता है हमारा जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन इजकल टू क्या हमारा हो जाएगा, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 50 हो जाएगा, और हम फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। तो हमारा हर्ट्ज में आया, क्या आया है हमारा 50 हर्ट्ज, क्या फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज में आया है, लेकिन यहाँ पर पाई दिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं क्योंकि पूछा है फ्रीक्वेंसी, यूनिट लगा लेगा, नहीं तो आपको क्या करना है हर्ट्ज में लगा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निकेल क्या भाई, निकेल क्या है, निकेल क्या है आप बताइए, निकेल क्या है, तो निकेल क्या है हमारा, आपको पता होगा कि 3 क्या देखो Fe, क्या Fe और निकेल और कोबाल्ट, क्या ये फेरस निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों जो है ना, जो Fe निकेल और ये कोबाल्ट है, क्या Fe निकेल और कोबाल्ट है, ये तीनों जो है ये फेरोमैग्नेटिक, क्या ये फेरोमैग्नेटिक है, क्या है ये तीनों है फेरोमैग्नेटिक, तीनों क्या है फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ब्रेवेस्टर लॉ इज, क्या ब्रेवेस्टर लॉ क्या भाई, देखते समझे ब्रेवेस्टर लॉ जब पढ़े बहुत ही आसान, देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया है, ब्रेवेस्टर लॉ का डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम मारेंगे बेगर देखे हुए मारेंगे ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी मारेंगे बेगर देखे हुए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या कहा जा रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा रेजिस्टेंस उसका, तो डिक्रीज होगा, क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ
पीक वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC का जो पीक वैल्यू होता है, सुपरा होता है, जो सबसे नीचे होता है, क्या सबसे क्या कहा जा रहा है कि ये सबसे नीचे का वैल्यू, क्या सबसे नीचे का वैल्यू है, ये सबसे ऊपर का वैल्यू, इस दोनों का जो क्या होता है रेशियो, दोनों का रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC का जो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वैल्यू का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या है हमारा, इसका सही आंसर होगा हमारा √2, क्या है √2, 1/1 कर जाएगा √2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन, किस फ्रीक्वेंसी रेंज का हम यूज करते हैं टीवी ट्रांसमिशन में, किस फ्रीक्वेंसी का हम यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि हम 30 किलो हर्ट्ज से क्या 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल एक्सेल ज्ञान से जुड़ सकते हैं, क्या जुड़ सकते हैं आप हमारे चैनल एक्सेल ज्ञान से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और